So children, today we are going to start chapter number 8, Reach for the Top. This chapter has two parts. इस चैप्टर के दो पार्ट हैं बेटा, जिसमें से पहला पार्ट जो आप अपने सामने देख रहे हैं वो है संतोष यादव। बहुत ही जाना माना नाम है ये हमारे भारत के अंदर और विदेशों में भी। और ये जो दोनों चैप्टर्स, दोनों पार्ट्स इस चैप्टर के जो हैं हमारे पास पार्ट 1 और 2, ये दोनों ही महिलाओं का जो योगदान रहा है, किस प्रकार से महिलाएं जो हैं एक अपना अलग मकाम बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं, उसके बारे में चैप्टर। तो इसमें से दोनों जो महिलाओं के बारे में हमारे सामने बताया गया है, पहली महिला जो हम देख रहे हैं यहाँ पर संतोष यादव, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। और पार्ट 2 जो इसका है उसमें हम देखेंगे मारिया शारापोवा के बारे में, जो कि रशियन ओरिजिन की एक टेनिस प्लेयर थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संतोष यादव के बारे में। तो संतोष यादव जो है वो हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो कि आज भी हम महिलाओं के प्रति जो हमारा नज़रिया है वो आज भी काफ़ी हम उनको नीची नज़र से देखते हैं। कि हम बोलते हैं कि भी महिलाओं का जो स्थान है वो सिर्फ घर का किचन जो रहता है वही है, कि चूल्हा चौका करना, खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, बस यही हम लोग सोचते हैं कि महिलाओं का एक मुख्य काम है। लेकिन किस प्रकार से रेवाड़ी हरियाणा के एक बैकवर्ड एरिया, एक ऐसी सोच वाले, एक ऑर्थोडॉक्स सोच वाले एरिया जहाँ पर सिर्फ महिलाओं को इसी प्रकार से ट्रीट किया जाता है, वहाँ से ये लड़की जो किस प्रकार से संतोष यादव उठी और किस प्रकार से ये दुनिया के शिखर पे पहुँची, ये इनकी कहानी है। संतोष यादव का इंट्रोडक्शन देते हुए मैं बताऊंगा कि ये महिला जो है ये एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली एकमात्र महिला। तो इनके बारे में चलिए थोड़ा और जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हरियाणा में हुआ था। और जब इनके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चे को, उस समय एक साधु बाबा आए वहाँ पर, एक होली मैन जैसे लिखा गया यहाँ पर, एक साधु बाबा आए और उन साधु ने इनकी दादी से कहा, क्योंकि देखिए उस एरिया में क्या है कि ज़्यादातर, खैर उस एरिया में नहीं, मैं कहूँगा हर जगह पर ही देखें भारत में, तो हमारे यहाँ पर एक बच्चा जब होने वाला होता है तो हर एक व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन यही होती है, खासकर बुजुर्गों की। और अगर हम बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाएं जहाँ पर सोच लोगों की बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, वहाँ पर तो लोगों का जो नज़रिया है वो बच्चों में लड़कों के प्रति बहुत ज़्यादा उनका रुझान रहता है कि लड़का ही होना चाहिए। बहुत सारे हमारे टीवी सीरियल्स के अंदर, बहुत सारी मूवीज़ के अंदर आपने ऐसे किस्से देखे होंगे कि बहू जो है अगर वो लड़के को जन्म नहीं दे पाती है तो उसके साथ किस प्रकार से बर्ताव किया जाता है। और वहीं अगर कोई लड़की एक पुत्र को जन्म दे दे तो उसका दर्जा हमारे समाज में कितना बढ़ जाता है। तो वैसे ही वो साधु बाबा वहाँ से जब जा रहे थे तो वो इनके घर आए तो उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें मतलब एक प्रिडिक्शन किया कि तुम्हें एक लड़का ही होगा। लेकिन इनकी जो दादी थी, यानी कि इनकी माँ, वो वहाँ खड़ी और उन्होंने कहा कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे लड़की चाहिए। तो ये सुनकर वो साधु भी काफ़ी हैरान रह गया कि ये क्या बोल रही है, कि आजकल तो सब लड़के की चाह रखते हैं लेकिन ये लड़की चाहिए इनको। तो इस पर उस साधु ने ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ लड़की ही होगी। और संतोष का जन्म हुआ, वो अपने परिवार की 6ठी बेटी थी, यानी कि इनके घर में इससे पहले 5 बेटे थे और ये 6th चाइल्ड थी और ये एक लड़की इनके घर में हुई। तो 5 भाइयों के बाद ये 6ठी लड़की थी। अब इनका जन्म देखिए एग्जैक्टली लिखा गया, जोनियावास नामक गांव जो है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ था। और इस लड़की को नाम दिया गया संतोष, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट, यानी कि संतोष। आप समझ रहे संतोष। लेकिन संतोष जो थी वो हमेशा ही अपनी जगह से संतुष्ट नहीं थी। यानी कि जिस प्रकार से महिलाओं का जो दर्जा है हमारे समाज के अंदर, यानी कि किस प्रकार से वो कपड़े पहनने उनको और क्या क्या काम करने हैं, किस प्रकार से आपको कौन कौन से कार्य जो हैं वो आपको करने हैं, यानी कि हर एक काम में लड़कियां हाथ नहीं डाल सकती है ना। तो लेकिन ये संतोष जो थी उसको अपनी उस जगह से संतोष नहीं था, यानी कि शी वॉज नॉट हैप्पी विद द थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन अराउंड। जो इसके आजू बाजू जो भी सब कुछ चल रहा था उससे बिल्कुल खुश नहीं थी। अब ऐसे में
ये जो चाहती थी, इनका जो एक लड़कों की तरह यानी कि फुल फ्रीडम में रहने का एक सपना था कि भाई जब लड़के शॉर्ट्स पहन सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहन सकते हैं, और साड़ी या ड्रेसेस नहीं पहनना है इनको। तो इस तरीके से इन्होंने समाज के खिलाफ जाकर एक अलग जगह अपनी बनाने की कोशिश की, यानी कि इन्होंने अपने आप को समाज के हिसाब से नहीं बदला, लेकिन इन्होंने समाज को अपने अनुसार बदल दिया। संतोष के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही अमीर, मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छे परिवार से थी ये, और अच्छे ज़मींदार थे वो, उनके पास अच्छी ज़मीन थी। लेकिन जब ये इनकी स्टार्टिंग एजुकेशन थी वो तो गांव में ही हुई, लेकिन इसके बाद ये दिल्ली जाकर पढ़ना चाहती थी। लेकिन दिल्ली जाकर पढ़ने की अनुमति इनको नहीं मिली। लेकिन फिर जब ये 16 साल की हुई तो ज़्यादातर जो लड़कियां थी इनकी गांव की, उनकी शादी हो गई। तो संतोष के ऊपर भी प्रेशर आने लगा कि भाई तुम भी शादी कर लो अभी। लेकिन इन्होंने अपने माता पिता से सीधा सीधा कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, सबसे पहले मुझे पढ़ाई करनी है, जब तक मुझे पढ़ाई अच्छे से मैं एजुकेशन नहीं प्राप्त करूँगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। और ये कहते हुए संतोष ने अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली चली गई। दिल्ली में इन्होंने अपने आप एक स्कूल में एडमिशन ले लिया, और इनके पेरेंट्स ने इनकी स्कूल की फीस भरने से मना कर दिया, इनकी एजुकेशन का खर्चा देने से मना कर दिया। तो इस पर भी संतोष बिल्कुल भी खफा या गुस्सा नहीं हुई। उन्होंने पोलाइटली, मतलब बड़े ही आदरपूर्ण, बड़ी सत्कारता से अपने परिवार को, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि मेरा प्लान है कि मैं कमाऊंगी भी पार्ट टाइम और स्कूल फीस भी भरूंगी, यानी कि दोनों काम करूंगी, मैं पढ़ाई भी करूंगी और पार्ट टाइम जॉब भी करूंगी। और जब ये बात सुनी तो पेरेंट्स को ऑब्वियसली दे वर केपेबल, तो पैसा तो भरने के लायक थे ही वैसे भी पेरेंट्स। तो ऐसे में जब उन्होंने देखा कि भी बेटी हमारी काम भी करेगी और पढ़ाई भी करेगी, तो वो इनकी फीस भरने में अग्री हो गए। अब धीरे धीरे इनकी एजुकेशन की जो लत थी, हम कह सकते हैं भूख थी, वो और बढ़ती रही। अब संतोष ने हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास करने के बाद ये जयपुर चली गई। वहाँ जाकर इन्होंने महारानी कॉलेज जो है वो ज्वाइन किया, और नियर बाय ही एक हॉस्टल है जिसको कस्तूरबा हॉस्टल कहा जाता है, उस हॉस्टल में इन्होंने कमरा भी ले लिया रहने के लिए। तो महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में ये रहने लगी। अब बताया जाता कि कस्तूरबा हॉस्टल जो था उसका जो चेहरा था, यानी कि उसका जो फेस था, वो अरावली हिल्स की तरफ। आपको पता है राजस्थान में जो पहाड़ी श्रृंखला जो आती है, पहाड़ जो है उनको अरावली पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो अरावली जो पर्वत थे उसकी तरफ इसका मुंह था, यानी कि इनका गेट था कस्तूरबा हॉस्टल का। और उस समय संतोष बताती हैं कि विलेजर्स, गांव के लोग जो उस पहाड़ पर जाते थे, उनको ये देखती रहती थी। वो दूर था पहाड़ काफ़ी, और वहाँ पर जो लोग इनको दिखाई देते थे, कुछ समय वो दिखाई देते और फिर सडनली वो सब गायब हो जाते थे। तो इसी प्रकार इनका इंटरेस्ट था उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा, बहुत ज़्यादा इनकी दिलचस्पी बढ़ी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन मैं खुद जाकर चेक करूँगी कि वहाँ है क्या। तो एक दिन उस पहाड़ पर जब ये गई उसके पास में, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स, यानी कि कुछ पर्वतारोही, यानी कि पहाड़ पर चढ़ने वाले जो होते हैं लोग, वो थे। तो संतोष ने उनसे पूछा कि क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, और सामने से इनको पॉजिटिव आंसर मिला, अफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव आंसर मिला कि हाँ तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। और इस प्रकार ये पहली बार क्लाइंबिंग की तरफ मुड़ी, और उस दिन के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ये बहुत ही डिटरमाइंड गर्ल थी, यानी कि बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली महिला थी। अब घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, ठीक है। ऐसे में इन्होंने पैसा बचाया, काफ़ी पैसा बचाया, और पैसा बचाकर इकट्ठा करके उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर माउंटेनियरिंग की शिक्षा दी जाती है, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन्होंने उस कॉलेज को, उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया माउंटेनियरिंग के लिए, अपने घर वालों को बताए बिना। इनका जो जयपुर में कॉलेज का सेमेस्टर था, यानी कि इनकी परीक्षा जब खत्म होने वाली थी अप्रैल में, इनकी परीक्षा खत्म होने वाली थी अप्रैल में, लेकिन परीक्षा खत्म हुई 19 मई को। यानी कि आप देखिए इनकी प्लानिंग कैसी होती है आदमी की, ये एक प्लानिंग किया और सडनली सब कुछ बदल जाए तो दिक्कत हो जाती है ना, पूरा बिगड़ जाता है सिस्टम। वैसे इन्होंने उस कॉलेज में इनकी परीक्षा जो थी जयपुर में जहाँ पढ़ रही थी, वो अप्रैल में खत्म होने वाली थी, अप्रैल के एंड में, लेकिन वो खत्म हुई मई में।
और उस समय इनको उत्तरकाशी जाना था, यानी कि जो जहाँ पर इन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, नेहरू इंस्टीट्यूट, तो उत्तरकाशी में इनको वहाँ पर जाना था 21 को, यानी कि 21 मई। अब 19 इनका प्लानिंग था कि चलो अप्रैल में ख़त्म होगा मेरा कॉलेज, तो मैं अप्रैल को घर चली जाऊँगी और घर से फिर घर पे सबको बता के फिर मैं उत्तरकाशी चली जाऊँगी, क्योंकि इन्होंने एडमिशन लिया था घर पे किसी को भी बताए बिना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब परीक्षा ही ख़त्म हुई 19 मई को और 21 मई को तो इनको उत्तरकाशी पहुंचना था, इसलिए ये घर वापस नहीं गई और सीधा ट्रेनिंग की तरफ चली गई, यानी कि अपने माउंटेनियरिंग कॉलेज जो था वहाँ चली गई। और इन्होंने अपने पिता को, अपने परिवार को एक अपॉलॉजी लेटर, यानी कि एक माफ़ी मांगने के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा इन्होंने कि मैंने बिना परमिशन लिए आपसे उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया है। और उसके बाद संतोष जो थी वो हर साल एक्सपीडिशन, यानी कि जो ऊपर चढ़ने के लिए जो इनकी टीम जाती है हर साल, ऐसी एक्सपीडिशंस में हर साल ये पार्ट लेने लगी। और धीरे धीरे इनका जो स्किल था, अब हर रोज़ ये प्रैक्टिस करती थी, हर साल ये एक्सपीडिशंस को ज्वाइन करती थी, इसलिए इनका जो स्किल था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा निखरने लगा, सुधरने लगा, बहुत ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस होने लगा उन चीज़ों का। और इनका जो ठंड के प्रति, यानी कि आपको पता है जैसे जैसे हम पहाड़ पे ऊपर जाते हैं ठंड बढ़ती रहती है, हाइट पर जाने से कुछ लोग डरते भी हैं और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ऊपर जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से इनका जो तालमेल था वो बहुत अच्छे से बैठने लगा। अब इनका जो कहा गया है कि आयरन विल, यानी कि बहुत ही लोहे जैसा दिल था इनका जो हौसला था एकदम लोहे के जैसे था, और मेंटली बहुत टफ थी, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग थी। और इस तरीके से इन्होंने बार बार अपने आप को साबित किया, और इनके इसी हार्डवर्क और सिंसियरिटी की वजह से 1992 में, यानी कि 1992 में, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आज द अरावली माउंटेन, यानी कि जब ये अरावली माउंटेन, आपको याद है ना, जब ये अपने कॉलेज से वो अरावली पर्वत देखने गई थी और वहाँ पर कुछ माउंटेनियर्स से इन्होंने पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, तो वो जब किस्सा हुआ था उससे 4 साल के बाद ही, यानी कि 1992 में, जब इनकी उम्र लगभग 20 years थी, 20 साल की उम्र थी, संतोष जो थी वो यंगेस्ट वुमन बन गई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो ये देखिए आप, इंसान के हौसले की जो लिमिट है, मैं कहूँगा कहीं नहीं। अगर व्यक्ति हिम्मत रखे तो कुछ भी कर सकता है। देखिए 20 साल की उम्र में जब हम पूरे तरीके से, ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता पे आश्रित होते हैं, मेरे ख्याल से कपड़े जो हम लोग पहनते हैं स्कूल जाने के या कहीं आने जाने वाले बाहर वाले, हर चीज़ हमारी माता के हाथ में होती है कि मम्मी अगर घर पे नहीं है तो हमारे कपड़े आए नहीं किए होंगे या हमें कपड़े ही नहीं मिलेंगे, क्या पहन के जाऊँ। तो उस उम्र में, यानी कि 20 साल की उम्र में, ये जो लड़की थी हमारी संतोष यादव, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया था और ये यंगेस्ट वुमेन बन चुकी थी ऐसा करने वाली। और इनका जो स्किल था, जो इनकी कला थी, जो इन्होंने सीखा था वहाँ से, इनकी फिजिकल फिटनेस थी और मेंटली जो स्ट्रांग थी इतनी ज़्यादा, इन सब चीज़ों ने इनके सीनियर्स को बहुत इम्प्रेस किया और इनके साथ काम करने के लिए सबको मजबूर कर दिया। यानी कि सब लोग इनकी जो ये क्वालिटीज़ थी इससे इतने दीवाने हो गए थे कि हर एक व्यक्ति इनके साथ काम करना चाहता। 1992 में ये जब एवरेस्ट मिशन पर गई, उस समय इन्होंने कुछ क्लाइंबर्स जो कि वहाँ पर रास्ते में फंसे हुए थे, जैसे कि बताया गया यहाँ पर, क्लाइंबर हु ले डाइंग एट साउथ पोल, तो यहाँ पर जो ऊपर चढ़ते वक्त जो ये रास्ते में पड़ाव आते हैं, वहाँ पर कुछ क्लाइंबर्स थे जो कि काफ़ी मुश्किल में फंसे हुए थे। उनको बचाने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया, लेकिन उनको बचाने में ये असफल रही, शी वॉज अनसक्सेसफुल। लेकिन उनमें से एक क्लाइंबर, यहाँ पर एक क्लाइंबर फंसा हुआ था साउथ पोल में, उसको नहीं बचा पाई, लेकिन दूसरा क्लाइंबर जिसका नाम था मोहन सिंह, जो कि शायद उनका भी अंजाम यही होता है, यानी कि वो भी मारे जाते, लेकिन उनको संतोष यादव ने अपनी ऑक्सीजन उनसे शेयर की और उनको बचा लिया। तो देखिए यहाँ पर, देखिए उनका काम, देखिए 1992 यानी कि 20 साल की उम्र थी जब ये चढ़ रही थी ऊपर, तो एक व्यक्ति इनको, क्लाइंबर जो था वो रास्ते में फंसा हुआ मिला, अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं बचा पाई है, लेकिन उसके आगे जाने के बाद एक और क्लाइंबर इनको मिला, मोहन सिंह, जिसके साथ इन्होंने अपनी ऑक्सीजन शेयर की और उसको बचा लिया। तो लगभग 12 महीने के अंदर, यानी कि 12 मंथ्स के अंदर ही इनको मेंबरशिप मिल गई इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन की। यानी कि इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन जो ग्रुप है, जो कि भारत और नेपाल की जो महिलाएं हैं वो मिलकर जो माउंटेन
माउंटेनियरिंग करती हैं या पहाड़ों की चढ़ाई करती हैं, उस ग्रुप में जुड़ने के लिए इनको इनविटेशन मिल गया और उनके साथ इन्होंने एवरेस्ट पर दूसरी बार फतेह की, सेकंड टाइम, और इस तरीके से इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया, यानी कि 2 बार फतेह करने का इनका एक रिकॉर्ड रहा है। सो शी इज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो ये एक अकेली ऐसी महिला है विश्व में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया और इस प्रकार से भारत को दुनिया में एक अलग दर्जा दिलवाया। और इनके इसी अचीवमेंट के कारण भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया। अब ये अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती हैं। जब ये ऊपर थी, जब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की इन्होंने, तो बताती हैं कि जब मैं ऊपर गई तो ऐसा लगा कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं कहाँ हूँ? ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि मैं धरती के टॉप पे हूँ, सबसे ऊंचाई पे। और ये कहने लगी कि मुझे कुछ समय लगा वहां जाकर स्टेबल होने में, क्योंकि आदमी देखिए एकदम ऊंची चोटी, जो माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें, उसकी हाइट की बात करें 8,848 मीटर है, यानी कि ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर जैसा, 9.25 किलोमीटर जैसा है। तो इतनी ऊंचाई पर जाकर आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो उस समय इनको संभलने में थोड़ा समय लगा और फिर इन्होंने भारतीय तिरंगा जो इंडियन ट्राई कलर, उसको खोला और अपने हाथ में पकड़कर हिलाया और ये फील किया कि मेरे देश का तिरंगा जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर, यानी कि दुनिया की ऊंचाइयों पर लहरा रहा है। और ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट था इनके लिए, यानी कि अंदर से बहुत ज़्यादा ये खुशी महसूस कर रहे थे और उस समय इनको अपने भारतीय होने पे गर्व हो रहा था। और हो भी क्यों ना, मेरे ख्याल से हर एक भारतीय को इस बात पे गर्व होना ही चाहिए। और इसके साथ साथ जो संतोष थी जब वो वापस आई वहां से, तो एक एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पे, एनवायरमेंटलिस्ट मतलब एनवायरमेंट को संभालने वाला, उसकी देख रेख करने वाला, एनवायरमेंट लवर कह सकते हैं हम, वातावरण से प्यार करने वाले व्यक्ति के तौर पे जब ये वापस आई तो अपने साथ ये 500 किलोग्राम गार्बेज भी लेकर आई हिमालय से। यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय पर्वत के अंदर ही पड़ता है, इसी चोटी के अंदर पड़ता है, इसी पर्वत श्रृंखला में पड़ता है। तो ऐसे में आपको पता है जो बहुत सारे लोग वहाँ चढ़ाई के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा कचरा भी फैलाते हैं हम लोग। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हर जगह पर वेस्ट कचरा फैलाते ही रहते हैं, तो हमने हिमालयस को भी नहीं छोड़ा, तो वहाँ भी हमने गंदगी फैलाना शुरू कर दी। तो एज एन एनवायरमेंटलिस्ट संतोष जो थी वो अपने साथ लगभग 500 किलोग्राम गार्बेज भी हिमालय से लेकर आई थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि संतोष यादव जो कि एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली के अंदर, एक ऑर्थोडॉक्स एरिया के अंदर, एक भारत के ऐसे पार्ट के अंदर जन्म लिया था जिन्होंने, जहाँ पर महिलाओं की जगह सिर्फ और सिर्फ घर में ही देखने को मिलती है, लेकिन किस प्रकार से हालात से लड़ते हुए बिना हार माने इन्होंने अपना रास्ता खुद का बनाया, तय किया, और बनाया ही नहीं, उन ऊंचाइयों को भी हासिल किया जो इन्होंने अपने बचपन में अपने सपनों में देखा। तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, हमारी खासकर बच्चियां, लड़के भी लड़कियां भी, खासकर जो बच्चियां जो सिर्फ अपने आप को आजकल टिकटॉक पे बिजी रखती हैं या फिर छोटे जो ये मोबाइल ऐप्स हैं और फोटोग्राफी जो है ये इन चीज़ों में बिजी रखती हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि एक बहुत ही बड़ा मैसेज है यहाँ पर कि बी लाइक हर, कि ऐसा नहीं है कि संतोष यादव एक ही थी, आप भी बन सकते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक लड़की के अंदर एक संतोष यादव है, बस ज़रूरत है उसे निखारने की, उसे उभारने की। तो अगर आप भी ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर आज का, रीच फॉर द टॉप, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा संतोष यादव। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे इसका सेकंड चैप्टर, मारिया शारापोवा। टिल देन गुड बाय।